हेलो, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं रोहित कुमार यूसी लाइव चैनल से आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जैसे कि आपको आइडिया है कि हम ल्यूशन जो एमसीक्यू वाली बुक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने जो हिस्ट्री है वो हमने डिस्कस कर लिया है, चाहे वो मेडिएवल हो, चाहे वो हमारे पास एशियन हिस्ट्री हो, चाहे वो हमारे पास मॉडर्न हिस्ट्री हो या मेडिएवल हो। तो वो हमने 30 जो लेक्चर है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब हमने जो नई सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें हम पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। तो जिन्होंने पहले की क्लासेस नहीं देखी हुई हैं तो वो पहले 30 क्लासेस वो देख लें, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया है। और इंडियन पॉलिटी का जो है ये तीसरा लेक्चर है। तो इससे पहले मैं 2 लेक्चर और यहाँ पे आपके सामने मतलब यहाँ पे मैंने प्रेजेंट कर दिए हैं। तो ये जो है ये हमारा तीसरा भाग है। तो इससे पहले 2 आ चुके हैं तो उनको भी जरूर देख लीजिए। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे इसमें जो पार्ट्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद हैं, जो हमारे पास भाग हैं और जो हमारे पास अनुसूचियां हैं हमारे संविधान की, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और यहाँ से हर एक पेपर में एक एक या 2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। अभी एसएससी के सीएसएचएल का पेपर भी आने वाला है। ठीक है, जो हमारे पास एसएससी ने सीजीएल की वैकेंसीज भी अनाउंस कर दी है। आपको पता होगा कि 37,000 जो है सीजीएल की नई वैकेंसीज आ रही हैं। तो ये जो सीरीज है ये आपको वहाँ पे काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगी। तो आप हमारे साथ यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक क्लास मिल जाएगी। और जो आपके जो आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगी। तो आप यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई जो भी नोटिफिकेशन आती है वो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप उसको बेल आइकन बैक को जो बेल आइकन जो बटन है उसको प्रेस कर रखें, ताकि जो भी नया कुछ आए वो आपके सामने तुरंत आ जाए। तो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो सूचीबद्ध निम्नलिखित भाषाओं में से वे भाषा चुनिए जो राज्य की आधिकारिक भाषा है। क्या हमारे पास ये दिया गया है, हमें पता है कि जो हमारे पास एट्थ शेड्यूल है किसका, हमारे संविधान का, तो वो किसके बारे में बात करता है, तो वो लैंग्वेज के बारे में, भाषाओं के बारे में बात करता है। और हमारी जो टोटल भाषाएं हैं वो कितनी है, तो 22 हमारी भाषाएं हैं। ठीक है जी। तो इसमें से बताना है हमें कि ऐसी कौन सी भाषा है जो राज्य की भी भाषा है। ठीक है, ऑप्शनल लैंग्वेज है किसकी, स्टेट की, जो हमारी 8वें शेड्यूल में 8वीं सूची में आती है, अनुसूची में आती है। तो वो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है, तो वो है उर्दू। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि इसमें जो हमारे पास 8वीं सूची में उर्दू भी आता है और जो एक किसी राज्य की जो है वो भाषा भी है, ऑप्शनल लैंग्वेज भी है उस राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास एजुकेशन बिलोंग्स, जो शिक्षा है वो किससे संबंधित है, तो जो शिक्षा है वो किस में आती है, तो वो आती है हमारे पास कंकरेंट लिस्ट में। जो हमारे पास जो यह समवर्ती सूची उसमें आती है। पहले जो एजुकेशन हुआ करती थी वो हुआ करती थी स्टेट लिस्ट में, मतलब राज्य सूची में हुआ करती थी। फिर इसमें संशोधन किया गया, और जब इसमें संशोधन किया गया तो उसको उसको राज्य सूची से निकाल कर किसमें कर दिया, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास कंकरेंट लिस्ट होती है उसमें राज्य भी रूल बना सकता है एजुकेशन के ऊपर, और जो हमारे पास यूनियन है वो भी, सेंटर भी उस पर रूल बना सकता है। जो हमारे पास जो जिसने पहले रूल बना दिया वो रूल क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए जो एजुकेशन है उसको हमने निकाल कर किसमें रख दिया जी, कंकरेंट लिस्ट में रख दिया। ठीक है जी। तो पहले जो हमारे पास जैसे जो कंकरेंट लिस्ट में ऐसे डिपार्टमेंट आते हैं जिस पे दोनों क्या बना सकते हैं, दोनों रूल बना सकते हैं। जो सेंटर में जैसे रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, वो हमारे पास यूनियन लिस्ट में आते हैं। जो हमारे पास हॉस्पिटल, जो जितने भी हेल्थ के जितने भी डिपार्टमेंट हो गए, ठीक है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होगी, वो सारी की सारी किस में आती है, स्टेट की लिस्ट में आती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो हमारे जो संविधान है उसमें कितने शेड्यूल हैं, ये भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो हमारे जो अनुसूचियां जो हमारे पास शेड्यूल हैं वो कितने शेड्यूल है, तो 12 शेड्यूल है। कितने हैं जी, 12 शेड्यूल है। क्लियर जी। ऑप्शन नंबर डी जो है, कितने टोटल पूछे कि कितने शेड्यूल है, तो 12 शेड्यूल है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है, तो जो पंचायती राज के बारे में कौन सा आर्टिकल जो है वो बात करता है, इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस के एग्जाम में भी बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
कि जो हमारे पास ऐसा कौन सा आर्टिकल है कि जो हमारे पास पंचायती राज संस्थान से संबंधित है, तो वह है अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40 जो है जिसमें पंचायती राज के बारे में बात की गई है, वह है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान अनुच्छेद 1 आर्टिकल अनुच्छेद भारत को घोषित किया गया है, तो भारत को क्या घोषित किया गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कि जो आर्टिकल अनुच्छेद हमारे पास फर्स्ट है उसमें जो भारत की डेफिनेशन है, जो आर्टिकल अनुच्छेद 1 के तहत डिक्लेयर किया गया, भारत की जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है? यूनियन ऑफ द स्टेट। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अनुच्छेद में कितने अनुच्छेद है? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो जो हमारे पास आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो स्टार्टिंग में कितने थे? तो स्टार्टिंग की बात की गई है तो वो है 395 जो है, वो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो हमारे पास क्या था जी? 395 अनुच्छेद थे हमारे पास। 8 जो थे हमारे पास शेड्यूल थे, मतलब अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? जो है हमारे पास 8 जो थी वो अनुसूचियाँ थी। और जो हमारे पास पार्ट थे, जो भाग थे, वो कितने थे? 22 थे। ठीक है, और अनुसूचियाँ कितनी थी? जो शेड्यूल थे, शेड्यूल 8 थे जब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था, और 395 आर्टिकल थे। और अभी जो अप्रॉक्सीमेटली जो हमारे पास आर्टिकल हो गए हैं वो 498 आर्टिकल हो गए हैं। ठीक है, अनुच्छेद पूछे जाए अभी प्रेजेंट कितने हैं, तो 498 जो है आर्टिकल है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, जब हमारा संविधान लिखा गया था तो उस टाइम जो आर्टिकल अनुच्छेद हुआ करते थे वो 355 हुआ करते थे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि ऑल दोज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट जो कवर करती हैं एंटायर लेजिस्लेटिव बिजनेस, येट देयर मे बी एनी आइटम नॉट बी मेंशन एनीवेयर हु विल बी द लेजिस्लेचर ऑन आइटम। बोला गया है कि यद्यपि संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची में संपूर्ण विधियां कार्य शामिल है, फिर भी कोई ऐसी वस्तु है हो सकती है जिसका कहीं उल्लेख ना हो, तो उस सूची को कहाँ पे कौन कानून बनाएगा? तो उस पर कौन कानून बनाएगा? पार्लियामेंट, केवल पार्लियामेंट ओनली जो है उस पर को जो रूल बनाएगा वो कौन बनाएगा? संसद। ये हमारी संसद है। जैसे हमने डिपार्टमेंट डिवाइड करके रखे हैं कि एजुकेशन जो है जी वो किस लिस्ट में आएगी, तो वो आएगी हमारे पास समवर्ती सूची में, जिसपे सेंटर भी रूल बना सकता है और स्टेट भी रूल बना सकता है। जो हमारे पास रेलवे आता है, बैंकिंग आती है, उसमें यूनियन रूल बनाता है। जो राज्य आता है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गए, हेल्थ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वो किसके अधीन आएगा? तो स्टेट के अधीन आता है, तो उस पर वो रूल बनाता है। अगर मान लो कि इनमें से ऐसा कोई डिपार्टमेंट है जो इन सूचियों में नहीं लिखा गया, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? तो उसके पास पावर किसके पास होगी? तो संसद के पास होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा गया भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं वो कहाँ पे आते हैं? तो भाग 2 में आते हैं। तो भाग 2 जो है वो भारत के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, जिसमें हमारे पास ये अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक रहते हैं। ठीक है जी, उम्मीद करूंगा कि आप साथ साथ में इनको राइट डाउन करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि आपका कोई भी जो आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें आपको ये काफ़ी फ़ायदा पहुंचाए। तो हमारे पास भाग 2 में क्या आता है? हमारे पास मौलिक अधिकार आते हैं, जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास जो हमारे पास अनुच्छेद आते हैं, जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आते हैं वो भाग 3 में रहते हैं, और जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक रहते हैं। और जो भाग 2 में आता है ये हमारे पास सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट आता है, जो सिटीजनशिप आती है, जो आर्टिकल 5 से लेकर कहाँ तक रहते हैं? आर्टिकल 12 तक जो रहते हैं वो हमारे पास पार्ट सेकंड में रहते हैं, जहाँ पे सिटीजनशिप आती है। और जो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल भाग 3 में रहते हैं और आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में रहते हैं। जो हमारे पास भाग 4 है, इसमें हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रहते हैं। जो हमारे पास राज्य जो है जिसपे वो कार्य करेगा, वो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है, वो भाग हमारे पास 4th में आते हैं, जो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
कहा गया है कि भारत के संविधान में भाग 4 संबंधित है। मैंने पीछे आपको बता दिया कि भाग 4 में क्या आता है, राज्य की नीतियों के निर्देश और सिद्धांत, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो ये जो होते हैं ये नॉन जस्टेबल होते हैं, मतलब इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, इसको आप कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते, मतलब कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं कर सकते। इसमें ये होता है कि स्टेट उसमें उसको इम्प्लीमेंट करे या उसको इम्प्लीमेंट करे या ना करे, तो आप उसको लेकर कहीं भी ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो ना तो हाई कोर्ट जा सकते हो। जो हमारे पास सिटीजनशिप आती है ये पार्ट भाग 2 में आती है, अभी मैंने आपको बताया। जो मौलिक अधिकार आते हैं ये पार्ट 3 में आते हैं। जो हमारे पास हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भाग इसमें आते हैं, अनुच्छेद भी मैंने आपको बता दिए। जो हमारे पास संघीय एग्जीक्यूटिव जो यूनियन हमारे पास आती है ये भाग 5 में आती है, पार्ट 5 में आता है। ये इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा किस पार्ट में आता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में डेफिनेट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में नगरपालिका की शक्तियां और प्राधिकार और उत्तरदायित्व सूची बंधित है? कि जो हमारे पास नगरपालिका है, जो हमारे पास एमसीज हैं, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो किस अनुच्छेद में किस शेड्यूल में आती हैं? तो वो किस शेड्यूल में आती हैं? वो आती है 12th। किस में आती है जी? 12वीं अनुसूची में आती हैं। जो हमारे पास पंचायत है वो आती है 11 में। जो एंटी रिफ्लेक्शन लॉ है वो आता है हमारे पास 10 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, कि जो हमारे पास जितनी भी नगर पालिकाएं हैं इनको कब इंक्लूड किया गया था? जब 74th अमेंडमेंट किया गया था 1993 में। और जो हमारे पास इसको कब जो हमारे पास पंचायती राज है इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1990। जो हमारे पास इनको 1992 और इसको भी 1992 में हमारे पास जो 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था उसी के टाइम 11 और 10 में इसको इंक्लूड किया गया था। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, इनको राइट डाउन कर लीजिए। और जो एंटी रिफ्लेक्शन लॉ आया था वो 52 जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, 52 जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था उसके दौरान यहाँ पे आया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और ये यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है। जो हमारे पास 19 इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसको हमने 1952 में इसको इंट्रोड्यूस करा था और ये आया था 1985 में, 1985 में आया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लैंग्वेज है? तो कितनी लैंग्वेज है जी? 22 लैंग्वेज है जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 8वें शेड्यूल में आती है। किसमें शेड्यूल में आती है जी? 8th जो हमारा शेड्यूल है, अनुसूची है, उसमें 22 लैंग्वेज की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में बाल श्रम पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अनुच्छेद 24 में बच्चों के अनुसार एक व्यक्ति जो पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, जो हमारे पास जो चाइल्ड लेबर्स है उसको पूरी तरह से प्रोहिबिटेड किया गया है और वो अनुच्छेद 24 के तहत आता है। तो जो बच्चा है वो जिसकी आयु 14 साल से कम है वो कहीं भी किसी भी कारखाने पे काम नहीं कर सकता, ये कानूनी अपराध है। तो ये जो है ये ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। और ये इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चा कोई भी 24 साल से छोटा है, कोई भी बच्चा अगर हमारे पास 14 साल से छोटा है तो वो कहीं भी किसी भी दुकान पे काम नहीं कर सकता, ये कानूनी अपराध है। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसको कानून सजा देगा। तो ये अनुच्छेद 24 में इसकी बात कही गई है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अर्थव्यवस्था का वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार द्वारा संसद के पलट पर प्रतिवर्ष 31 मार्च से पहले रखा जाता है? तो जो हमारे पास एनुअल स्टेटमेंट, जैसे आपको मैंने बजट भी पढ़ाया हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि जो बजट है, जो हमारे पास एनुअल स्टेटमेंट, बजट कोई भी शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। तो एनुअल स्टेटमेंट जो है वो किस आर्टिकल के अंडर आती है? तो आर्टिकल 112 के तहत हमारे पास एनुअल स्टेटमेंट आती है। ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन की घोषणा करने का प्रावधान है? तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के द्वारा आपातकालीन जो घोषणा करता है, तो वो जो हमारे पास राष्ट्रपति की आपातकालीन अगर हम पे कोई भी अटैक करता है तो नेशनल इमरजेंसी लगती है। और नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत आती है, 352 के तहत आती है।
और जो हमारे पास नेशनल इमरजेंसी लगती है वो कब आती है, अगर कोई भी राज्य की सरकार ढंग से काम नहीं कर रही होती है तो नेशनल इमरजेंसी 356 में आती है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी कब आती है, वित्तीय इमरजेंसी कब लगती है, 360 के तहत लगती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हुआ वो ऑप्शन नंबर ए हुआ। इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन करते रहना साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूची नौवीं जो है वो किससे संबंधित है। तो जो हमारे पास नौवीं अनुसूची है भारत में, उसमें क्या बताया गया है, तो उसमें क्या बताया गया है जी, देखिए भाषाएं, जो भाषाओं के बारे में वो है जो है वो 8th शेड्यूल है। जो हमारे पास यूनियन लिस्ट है, जो हमारे पास स्टेट लिस्ट है, जो हमारे पास कंकरेंट लिस्ट है, इसके बारे में हमारे पास 7th शेड्यूल में बात की जाती है, राइट डाउन कर लेना। और जो भूमि सुधार और जमींदार अनुमूलन से संबंधित राज्य विधानसभाओं के कुछ अधिनियम का नियम है, तो वो किस में आता है, तो वो आता है हमारे पास 9th शेड्यूल में। ठीक है, ये किस में आता है, 9th शेड्यूल में आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लेना इनको। ठीक है, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र जो है टेरिटरीज किस में आती हैं, तो ये जो है हमारे पास जो हमारे पास अनुच्छेद नहीं, जो हमारे पास शेड्यूल है वो 5th में ये आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, कि जो 9th शेड्यूल में नौवीं अनुसूची में क्या आता है, तो भूमि सुधार और जमींदार अमूलन की जितने भी जो रूल हैं वो सारे के सारे जो रूल आते हैं वो नौवीं सूची में आते हैं, अनुसूची में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन की विधि प्रदान करता है। संविधान संशोधन किस आर्टिकल के अनुसार किया जाता है, तो आर्टिकल 368 के तहत हम संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, बड़ी बार ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, इस अनुच्छेद के तहत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो संविधान में संशोधन करने का एक ही तरीका है, वो अनुच्छेद 300 और 368 ये हमें परमिशन देता है, और ये बड़ी बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का भाग 3rd संबंधित है, कि जो भारत का जो हमारे पास पार्ट 3rd है उसमें मैंने आपको अभी बताया जो आर्टिकल किस से किस तक आते हैं, 12 से लेकर 36 के बीच में जितने भी अनुच्छेद आते हैं वो भाग 3 में आते हैं। और ये जो है ये हमारे पास मौलिक अधिकारों का बात करता है, जो फंडामेंटल राइट्स है उसकी बात करता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। सिटीजनशिप हमारे पास पार्ट 2 में आती है, जो हमारे पास ये आता है ये पार्ट 4 में आते हैं, इसमें आते हैं पार्ट 4 में आते हैं। जो मौलिक अधिकार होते हैं ये पार्ट 4A में आते हैं, इसमें आते हैं जी पार्ट 4A में आते हैं। और नागरिकता पार्ट 2 में आती है, इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन कर लीजिए। और मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 में सुधार के लिए शर्तों की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्ति का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 340 में कौन सा हमारे पास डिपार्टमेंट आता है जो इसके अंडर आता है, तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, जो हमारे पास सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, तो उनको इम्प्रूव, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए एक कमीशन बनाया जाता है। तो वो कमीशन जो है वो किसके अंडर आता है, किस अनुच्छेद के अंडर आता है, 340 के अंडर आता है। और ये क्वेश्चन भी जो हमारा स्टेट PCS था उसमें पूछा जा चुका था। ठीक है, स्टेट PCS में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद जो राज्य नीति के निर्देशों और सिद्धांतों से संबंधित है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो आते हैं ये पार्ट 4 में आते हैं। ठीक है, भाग इनका 4th है। और ये अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक रहते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में बदले गए अधिनियम के आयोग के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी बात है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि किसी भी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास सही आंसर है वह कौन सा, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है जी, ये आप राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है अनुच्छेद 21 और 20 में क्या आता है। तो 21 में हमारे पास जो हमारी प्राइवेसी है जितनी भी है वो अनुच्छेद
21 में आती है। अगर किसी बंदे को किसी अपराध के तहत उसको अपराधी घोषित किया गया है, अगर उसने वो अपराध किया गया तो किसी और अपराध के लिए उसे जो है बोला गया है कि इसमें लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी और अपराध के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसकी जो है इसका सही आंसर क्या है? दोनों की दोनों बातें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 से 11 किस विषय से संबंधित है? मैंने बताया ये पार्ट सेकंड में आते हैं और ये हमारी सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। जो हमारे पास पार्ट सेकंड है उसमें आते हैं और ये हमारी नागरिकता के बारे में बात करते हैं, सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि अनुच्छेद 51 जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 51 द्वारा राज्य की नीति निर्देश सिद्धांतों के रूप में वर्णित किया गया है। राज्य पर प्रयास करेंगे। तो इसका जो सही आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, बिल्कुल बात सही है। राष्ट्रीय के बीच में उचित और सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना, बिल्कुल बात सही है। ये हमारे क्या है जी, जो फंडामेंटल जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो 51A में आती हैं। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो 51 तक आते हैं। 51A में हमारे पास जो फंडामेंटल जो हमारे पास ड्यूटीज़ है वो आती है। मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे की प्रोत्साहन करना, ये बात भी बिल्कुल सही है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंडर आते हैं। तो तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के तहत भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। तो अनुच्छेद 61 के तहत भारत के प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट की प्रोसेस चलाई जाती है और ये हमारे पास किसी भी संसद के किसी भी सदन में पास किया जा सकता है। 50% क्या होनी चाहिए? मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए। और जो हमारे पास प्रेसिडेंट है उसको 14 दिन पहले इसको इन्फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, अगर प्रोसेस चलानी है तो 50 बंदों की उस पर साइन होनी चाहिए। अगर वो साइन कर देते हैं उसके बाद उस पर प्रोसेस चलाई जाती है, चाहे उसको लोकसभा में चलाया जाए चाहे उसको राज्यसभा में चलाया जाए। और राष्ट्रपति को 14 दिन पहले उसके बारे में बताना पड़ता है और राष्ट्रपति चाहे तो वो उस प्रोसीडिंग में बैठ सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास भारत के संविधान के अनुसूची के साथ सम्मिलित कीजिए और विषय दिए गए हैं। कहा गया है जो पहली सूची है वो उसमें क्या आता है, 8वीं सूची में क्या आता है, 9वीं सूची में क्या आता है और 10वीं सूची में क्या आता है। तो 10वीं सूची में दल बदल के आधार पर अयोग्यता, बिल्कुल सही है। ठीक है, जिसको 52 अमेंडमेंट किया गया था 1985, तब इसको ऐड किया गया था। ठीक है, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ के नाम से इसको बोलते हैं। ठीक है, एंटी डिफ्लेक्शन लॉ है जो 10th शेड्यूल में आता है। जो मैंने आपको बताया कि 8वीं सूची में हमारे क्या आती है, भाषाएं आती हैं। जो हमारे पास 9वीं सूची में जो भूमि के संबंध में जितने भी अधिनियम है वो आते हैं और पहली सूची में हमारे पास राज्य आते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इनको राइट डाउन कर लीजिए कि किस अनुसूची में क्या क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का विवरण है? मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास पार्ट सेकंड है, द्वितीय जो है उसमें नागरिकता के बारे में बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान 164 के अनुसार 3 राज्यों में आदिवासी कल्याण का एक प्रभारी मंत्री होगा, जो इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के कल्याण का प्रभारी भी हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं आता? तो इसमें वो कौन सा राज्य है जो इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो पंजाब इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी मध्य प्रदेश में ये है और जो झारखंड और उड़ीसा इसके तहत तीनों के तीनों इसके तहत आते हैं। इसको राइट डाउन कर लीजिए। और ये इम्पोर्टेंट है कि हमारे द्वारा एक मिनिस्टर इन द चार्ज बनाया जाएगा जो क्या करेगा, वेलफेयर देखेगा, शेड्यूल कास्ट और जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको वेलफेयर पहुंचाएगा, उनके सुधार के लिए कानून बनाए जाएंगे। तो ये इस अनुच्छेद के तहत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास वीरप्पा मोइली आयोग ने अन्य पहलुओं के साथ साथ प्रशासनिक सुधारों पर अपनी रिपोर्ट में भारत के संविधान के अनुच्छेदों के निम्नलिखित युग्मों
में से किस एक को समाप्त करने का सुझाव दिया था। जो बीरप्पा मोली आयोग बनाया गया था, जो कमीशन बनाया गया था, उसने क्या कहा था कि हमारा जो संविधान है उसमें ये जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है हमारे संविधान में, उसको खारिज कर दीजिए, इनको रखने का कोई फायदा नहीं है। तो इन्होंने ये अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो वो कौन से अनुच्छेद थे जिनको वो नहीं मान्य रखते थे, जो नहीं आर्टिकल जो हमारे पास 310 है और 311 को उन्होंने संविधान से निकालने की बात कही थी अपनी रिपोर्ट में। ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय संसद राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून पर संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता देता है। कि बोला गया कि भारत का संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो केंद्र या संसद / राज्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों को संवैधानिक प्रावधान की प्राथमिकता देखता है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो ऐसी बातें करता है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर जो सी है, ठीक है, 245 जो है वो ऐसा काम करता है। ऑप्शन नंबर सी दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप साथ साथ में इन क्वेश्चनों को सुन रहे होंगे और बाद में इसको राइट डाउन भी कर लेना, क्योंकि ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और बर्खास्ती से संबंधित है। कि वहां से हमारे पास ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो हमारे पास अपॉइंटमेंट किए जाते हैं किसकी, मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, और उसको डिसमिस भी किया जा सकता है। वो कौन सा अनुच्छेद है जो इसके बारे में बात करता है। तो अनुच्छेद 75 जो है वो इसके बारे में बात करता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हमारे पास 75 है वो इसके साथ डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण के लिए भारत का संविधान तीन सूचियों की शुरुआत करता है। निम्नलिखित में से कौन सी दो अनुच्छेद शक्तियों के विवरण को नियंत्रित करते हैं। कि जो हमारे पास जो पावर्स है जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है केंद्र और स्टेट के बीच में, तो उनको 3 लिस्टों के बीच में रखा गया है। और इसमें से ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो उन पावरों को नियंत्रित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास आर्टिकल 245 और 246। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है, जो राज्य और जो केंद्र के बीच में शक्तियों के विवरण के बारे में बात करता है और जो 3 सूचियों के बीच में रखा गया है, तो अनुच्छेद 245 और 246। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान प्रेस की स्वतंत्रता के रूप में स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं करता, लेकिन यह स्वतंत्रता अनुच्छेद में निहित है। ठीक है, भारत का संविधान जो प्रेस है वो प्रेस की स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं करता है, लेकिन ये स्वतंत्रता अनुच्छेद में निहित है, उसमें लिखा गया है। तो किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। तो 19A जो है 19(1)A जो है उसमें जो प्रेस की इंडिपेंडेंस है, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है, उसके बारे में बात की गई है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उसमें ये बात लिखी गई है, जो अनुच्छेद 1A में आते हैं, फर्स्ट A में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अपील जो क्षेत्र अधिकार के संबंधित है। ठीक है जी, जो भारत के संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो संवैधानिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है कि अपीलें क्षेत्रीय अधिकार से संबंधित है। तो ऐसा कौन सा है जिसमें जो हमारे पास कौन सा आर्टिकल उसके साथ ये डील करता है। तो जो हमारे पास अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 134A जो है वो इसके साथ डील करते हैं कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, उसमें जो अपील है वो उसके क्षेत्र अधिकार से संबंधित है। कि हमारे पास जो लोअर कोर्ट होंगे वो किसके अधीन काम करेंगे, मतलब हाई कोर्ट के अधीन काम करेंगे, और जो हाई कोर्ट है वो किसके अधीन काम करेगा जी, तो वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन काम करेगा। तो ये अनुच्छेद 132 और 134A इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है। मैंने आपको अभी बताया कि जो 10th शेड्यूल है वो किससे संबंधित है। तो वो पंचायती राज दल बदल जो हमारे पास विरोधी जो कानून है, एंटी डिफ्लेक्शन जो लॉ है, उससे संबंधित है, जिसको 52 अमेंडमेंट जो हुई थी 1985 में, उसमें उसको ऐड किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है हमारे पास ये अनुच्छेद दे के रखे हैं और ये हमारे पास प्रावधान दे के रखे हैं, और हमें बताना है कि इसका कौन सा आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। तो जो हमारे पास अनुच्छेद 51 है वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करता है, बिल्कुल बात सही है। जो अनुच्छेद 75 है वो केंद्रीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात करता है, बिल्कुल सही है।
जो अनुच्छेद 155 है वो राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है, बिल्कुल सही है। जो अनुच्छेद 164 है वो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति के बारे में बात करता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य की विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? कि जो हमारे पास राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगी उसके बारे में किस आर्टिकल में बात की गई है? तो किस आर्टिकल में बात की गई है? 169 जो अनुच्छेद है उसमें उसकी बात की गई है कि राज्य में क्या होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगी, तो उसकी बात अनुच्छेद 169 के तहत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संवैधानिक प्रावधान ये निर्धारित करता है कि कानून के अधिकार के बिना ना तो कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? तो ऐसा कौन सा हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जिसमें कहा गया है कि कानून के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही उसको कलेक्ट किया जा सकता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है जो हमें ऐसी देता है? तो अनुच्छेद जो 265 है, 265 जो है वो कहता है कि अगर सरकार के द्वारा कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है, अगर कानून पास नहीं होता है तो उसके बिना कोई भी ना तो टैक्स लिया जा सकता है और ना ही मतलब उसको लगाया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 265 जो है वो हमें ये प्रावधान देता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को सौंपे जाने वाले कार्य उल्लेखित है। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1952 में, तो उसमें जो है वो पंचायती राज के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो वो कौन सी सूची में आते हैं? तो वो कौन सी सूची में है? हमारे पास 11वीं में है, 11th शेड्यूल में आते हैं, और 12वीं में मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारे पास एमसीज आती हैं, जो हमारे पास एमसी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आती है वो 13वीं में आती हैं, और 10th शेड्यूल में हमारे पास एंटी डिफ्लेक्शन दल बदल लो जो आता है वो इसमें आता है। तो जो हमारे पास पंचायत है वो 11वीं में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें बताया गया है कि इसमें संविधान में जो भाग है वो वहाँ पे क्या क्या दिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य हमारे पास कहाँ पे है? तो 4A में है। जो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कहाँ पे है, किस भाग में है? और जो पंचायती राज है वो कहाँ पे, और नगर पालिका कहाँ पे है? तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए, मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया था 4A में ही है, जो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में है, जो भाग 8 में आते हैं। और जो हमारे पास पंचायत के बात की गई थी जो भाग 9 में आते हैं। और जो हमारे पास ये आती है नगर पालिकाएं, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस आती हैं वो भाग 9th A में आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, ये पार्ट है, आपको पता होना चाहिए किस पार्ट में क्या आता है और किस शेड्यूल में क्या आता है। तो इम्पोर्टेंट है पार्ट, और ये भाग है और वो शेड्यूल है वो अनुसूचियाँ हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है ताकि आपका पेपर में कोई भी क्वेश्चन गलत है ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। तो जो भारत के संविधान में 249 जो अनुच्छेद है वो किसके साथ संबंधित है? तो वो है हमारे पास राज्य सूची में किसी मामले से संबंध से संसद की विधि शक्ति। ठीक है जी, कि क्या कहा गया है कि जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैटर ऑफ द स्टेट लिस्ट, कि हमारे पास ऐसा जो प्रावधान है, जैसे मान लो कि हमारे पास जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो स्टेट के अंडर आता है। अगर हमारे पास केंद्र को क्या करना है, केंद्र को कोई लॉ बनाना है, वो स्टेट लिस्ट के अंडर आता है, तो उसमें केंद्र लॉ नहीं बना सकती। ठीक है, तो उसमें लॉ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट में वो लॉ पास करना पड़ेगा। एक विधायिका जो है हमारे पास पार्लियामेंट में वो मैटर प्रस्तुत करना पड़ेगा जो स्टेट लिस्ट के अंडर है, और उसके अनुसार उस पर रूल बनाया जा सकता है, उस पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो वो अनुच्छेद 249 जो है वो हमें ये शक्ति देता है। ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार कौन सा प्रावधान सीधे बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद आर्टिकल 24 है वो कहता है कि हमारे पास किसी भी बच्चे को 6 साल से 14 साल से कम जो भी बच्चा है वो किसी भी फैक्ट्री या किसी भी दुकान पे काम नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया जाता है तो वो कानूनी अपराध है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास अनुच्छेद 14 है, 36 है और 74 है, और ये है हमारे पास आर्टिकल 360।
तो मैंने आपको बताया था कि अगर संविधान में कोई भी संशोधन करना हो तो अनुच्छेद 368 हमें क्या बताता है, संशोधन प्रक्रिया। तो डी का क्या हो गया जी, फर्स्ट हो गया। तो इससे आपको निकालने की जरूरत नहीं है, एक में डी का फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं और भी बता दूं तो देखिए, जो हमें दूसरा भी पता है कि जो अनुच्छेद 14 है वो हमारे पास ए का जो है हमारे पास क्या होगा, निर्देशिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4। तो ये है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो हमारे पास आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जो अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, और ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद जो हमारे पास 17 है वो इसके बारे में बात करता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो हमारे साथ जो भी भेदभाव किया जाता है वो जो हमारे पास अनटचेबिलिटी है, जो अनुच्छेद इसमें आती है 17 में आती है। 18 क्या करता है, जो हमारे पास जो हमें जो टाइटल मिले होते हैं, जैसे पद्मश्री हो गया या जो भी हमारे पास पद्म विभूषण, या वो अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते तो उनको खारिज करता है अनुच्छेद 18। जो हमारे पास किसी के साथ भी किसी बंदे के साथ ना तो रंग पे, सेक्स पे, किसी के साथ भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, तो वो आर्टिकल 15 में आता है। जो आर्टिकल 16 में क्या आता है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कि हर एम्प्लॉयमेंट, हर एक, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जो प्राप्त करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, वो आर्टिकल 16 में आता है। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। ये कथन भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संबंधित है। तो ये जो है हमारे पास एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये हर एक सिटीजन का क्या है, अधिकार है, कर्तव्य है। तो ये जो है ये किसमें इसकी बात कही गई है, तो इसकी जो हमारे पास बात की गई है, जो हमारे पास 51A जो है, ठीक है जी, जो हमारे पास 51A है उसमें जो कहा गया है कि ये हर एक मौलिक अधिकार है उसका, कि उसको कहा गया है कि उसका क्या करना है, उसको पर्यावरण को बचाना है। तो इसके जो बारे में उसका ये कर्तव्य है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जो मौलिक कर्तव्य जो है भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, तो वो किस में लिखी गई हैं, तो जो 51A है, ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज द राइट आंसर। इसमें जो हमारे पास हमारे जो जितनी भी ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसके बारे में जो बात की गई है वो ऑप्शन नंबर सी में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा पर महाभियोग लगाया जा सकता है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। तो किसमें, इसके अनुसार जो अनुच्छेद जो 61 है, मैंने आपको बताया कि अगर राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट की प्रोसेस चलानी हो या महाभियोग चलाना हो, तो जो संसद में 50% लोगों जो होते हैं, 50% जो मेंबर है उनके क्या होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए। उसी के बाद उन पे जो कार्यवाही चलाई जा सकती है वो किसी भी हाउस में पास की जा सकती, किसी भी हाउस में चलाई जा सकती है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। ठीक है जी। और प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले उसके बारे में बताना पड़ता है, और प्रेसिडेंट भी इस कार्यवाही में बैठ सकता है। नेक्स्ट, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास अनुच्छेद 75 है, ये जो है, ये जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर और जो उसकी जो यूनियन कैबिनेट होती है उसकी अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। जो हमारे पास एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया आता है वो जो हमारे पास 76 में आता है। और जो हमारे पास नेशनल इमरजेंसी लगती है वो अनुच्छेद 356 के तहत लगती है। तो यह अनुच्छेद मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ। मैं यही आपसे एक ही अनुरोध करूँगा कि आप इनको ढंग से पढ़ के जाएँ, ताकि आपका पॉलिटी में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो संस्थानों से ठीक मेल करता है, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा जो है वो बिल्कुल सही है। तो जो हमारे पास सर्वोच्चतम न्यायालय आता है वो 318 में नहीं आता है, ये बात गलत है। जो भारतीय चुनाव है आयोग है, जो किसके अंडर आता है, 324 के अंडर ही आता है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, जो हमारे पास यूनियन सर्विस कमीशन है ये इसके अंडर नहीं आता है। ठीक है जी, ये 315 के तहत आता है। जो एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया है ये भी इसके तहत नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश का उल्लेख संविधान के किस नाम या नाम से किया गया है। तो हमारे पास जो हमारा जो संविधान है उसमें जो इंडिया का नाम है वो कैसे लिखा गया, भारत, भारत और हिंदुस्तान।
ऑप्शन नंबर जो डी है दैट सॉरी भारत और भारत, क्या कहा गया है, इंडिया, मतलब कहा गया इंडिया और भारत। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। हिंदुस्तान नहीं लिखा गया है कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया और भारत जो आर्टिकल नंबर 1 है वो इसके बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को राज्य दिए गए हैं? ठीक है जी, जो हमारे पास पंचायतें हैं वो किस आर्टिकल के अंडर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के अंडर आती है, तो वो कौन सा है जिसके अनुसार ये बात कही गई है, कौन सा अनुच्छेद इसके बारे में बात करता है? तो इसके बारे में जो बात करता है वो आर्टिकल 243। ठीक है जी, 243 से ये स्टार्ट होते हैं और 243 ओ तक ये जाते हैं। ठीक है, तो ये पंचायती के बारे में बात करता है, पंचायती राज के बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास डी है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संसद जो अपशिष्ट शक्तियों के तहत कानून बना सकता है? तो जो हमारे पास कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत जो इंडियन पार्लियामेंट है वो रेजिड्यूरी जो पावर है, जो अपशिष्ट शक्तियां हैं उसके तहत कानून बना सकता है? तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो क्या है? तो ये है हमारे पास जो अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 248 के तहत जो पार्लियामेंट है, जो ऐसी जो शक्तियां हैं जिसके ना तो वो कंकरेंट लिस्ट के अंडर आती हैं, ना ही वो स्टेट के अंडर आती है, ना ही वो राज्य के अंडर आती है, तो उस पर कानून बनाना है। तो कानून जो बनाना है वो 248 के तहत जो रेजिड्यूज पावर है उसके अंडर जो है वो लॉ बना सकती है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल से निहित है। तो जो राज्यपाल है वो किस अनुच्छेद के अंडर आता है? तो मैंने आपको पहले पीछे डिस्कशन किया है। तो जो हमारे पास जो राज्यपाल आता है वो किस में आता है? तो 154(1) में आता है। कि जो गवर्नर है उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किस में आती है? तो वो किस में आती है? 154(1) में आती है। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो जो हमारे पास फाइनेंशियल कमीशन है वो किस अनुच्छेद के अंडर आता है? तो 280 के तहत आता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, जो फाइनेंस कमीशन है वो किस अनुच्छेद के अंडर आता है? तो 280 के तहत आता है। और जो राज्य और सरकारों के बीच में जो पैसा बांटा जाता है वो फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही बांटा जाता है। ठीक है जी, तो जो अभी हमारे जो फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष है वो एनके सिंह जी है। नया जो फाइनेंस कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह जी है। और ये 280 के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये प्रावधान करता है कि शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए प्रयास सुविधा प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य का प्रयास होगा? कि कहा गया कि जो भी हमारे पास प्राथमिक शिक्षा है उसमें जो आपकी भाषा रहेगी वो मातृभाषा पे आपको शिक्षा प्रदान करवानी होगी। तो ये राज्यों को दिया गया है, ऐसा काम करना पड़ेगा। तो ये कौन सा अनुच्छेद है जो ये काम करता है, इसके तहत उनको ऐसा करना ही पड़ता है? तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है सी, अनुच्छेद 350 ए जो है वो ये हमें प्रावधान देता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 4th सूची से सही वर्णन करता है? तो जो हमारे पास अनुसूची है, 4th शेड्यूल है, उसमें क्या बात कही गई है? तो 4th शेड्यूल में हमारे पास ऐसी कौन सी बात है? यह राज्य की परिषद की सीटों का आवंटन करता है। कि जो हमारे पास राज्यसभा में जो लोग हैं उनको जो सीटें दी जाएंगी, किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी, उसके बारे में जो बात करता है वो हमारे पास जो हमारे पास अनुसूची है, जो शेड्यूल है 4th है, वो इसके बारे में बात करता है कि किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी। तो उसके बारे में जो बात करेगा वो हमारे पास अनुसूची 4th बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है और हमें बताना है कौन सा सही मेल करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की बात सही कही गई है, ए का फर्स्ट ही होगा। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में, 154 किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, और 164 किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री और विधानसभा के बारे में बात की गई है।
आई थिंक हमने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर लिया, देखिए द्वारा फिर ये क्वेश्चन आ गया है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। आप इनको राइट डाउन कर लीजिए और ये इंपॉर्टेंट है, जो आपके आने वाले एग्जामों में आपको काफी फायदा पहुंचाने वाले हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि भारतीय संविधान जो हमारे पास इसमें सूचियां दी गई हैं और हमें बताया कौन सा आर्टिकल किसके साथ मैच करता है। तो हमें बताना है इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है। आर्टिकल 50 जो 62A है वो क्या बताता है, नो पर्सन कैन बी द डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द मैटर ऑफ द पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड एंड द रेस एंड द रिलीजियस एंड द कास्ट। ठीक है जी, कि हमारे पास जो 16(2) है वो बोलता है कि किसी भी जाति धर्म या जाति के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल बात सही है। जो 29 सेकंड है वो क्या बोलता है, किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा, ठीक है, इसमें से किसी के आधार पर राज्य द्वारा पोषित या राज्य की सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी संस्थान में प्रवेश से वंचित किया जाएगा। ठीक है जी, ये बात भी बिल्कुल सही है। और 30(1) में क्या बोलता है, धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थान और संस्थान की स्थापना करने या प्रशासन करना होगा। बिल्कुल बात सही है, ये उनको परमिशन देता है। 31(1) में क्या बोला गया है, कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को किसी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बात सही। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर, कि ये तीनों की तीनों जो सारी की सारी बातें वो एक दूसरे से मैच कर रही है। तो आपको पता होना चाहिए किस अनुच्छेद में किसकी बात कही गई है। तो इसको राइट डाउन कर लीजिए और आपके आने वाले पेपरों में काफ़ी फायदा पहुंचाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जुड़ी गई है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास इसमें जो हमारे पास नाइन्थ शेड्यूल है उसमें जो अमेंडमेंट किया गया था वो कब अमेंडमेंट किया गया था। तो जो हमारे पास पहला संविधान संशोधन हुआ था, जो फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 9th जो शेड्यूल है उसको जोड़ा गया था। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ पर राज्य की रक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा। तो ये कौन सा अनुच्छेद है जो ये हमें प्रावधान देता है कि अगर किसी भी राज्य पर कोई भी बाहर का आक्रमण करता है तो उसको बचाना केंद्र का काम होगा, या कोई भी गड़बड़ी हो जाती है उसके अंदर तो उसको भी बचाना केंद्र का काम ही होगा। तो जो अनुच्छेद हमारे पास 355 है, 355 जो है ये इसके बारे में बात करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम की सूची देता है और उनके क्षेत्र की निर्दिष्टि करती है। तो जो अगर किसी भी राज्य का नाम बदलना हो या उसका क्षेत्र का आधारित करना हो, उसकी बाउंड्री को डिसाइड करना हो, तो ये जो है ये किस अनुच्छेद किस अनुसूची में आता है, किस शेड्यूल में आता है, इसकी बात कहाँ पे की गई है। तो इसकी बात हमारे पास जो पहला शेड्यूल है ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में इसकी बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्तियों के प्रयोग में बाधा या पूर्ण आग्रह ना आए। ठीक है जी, कि जो हमारे पास केंद्र राज्य की शक्तियों जो कार्यपालिका है उसको इस हिसाब से प्रयोग किया जाएगा कि जो केंद्र की जो जितनी भी जो पावर्स है जो उसने इम्प्लीमेंट किया हुआ है उसमें कोई रुकावट ना आए। तो अनुच्छेद 215 जो है वो इसके बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। और इसको राइट डाउन कर लेना कि अगर कोई भी राज्य इस हिसाब से, अगर कोई भी राज्य मतलब मान लो कि सेंटर ने कोई कानून बना दिया तो केंद्र को अपने कानून को उस हिसाब से बनाना पड़ेगा कि केंद्र की जो स्कीम लागू की गई है उसमें कोई भी इफेक्ट ना आए, उसको कोई भी रुकावट ना आए। तो वो अनुच्छेद 215 इसकी बात कहता है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि अनुसूची में हमारे पास प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल जो हमारे पास इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 14 राज्य भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बात सही है। 15 राज्य के किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल वंश और राज्य, लिंग, जन्म स्थान
या इसमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, बिल्कुल बात सही है। 15 अनुच्छेद आर्टिकल ये बोलता है। आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि राज्य के अधीन किसी भी कार्य में रोजगार नियुक्ति से संबंधित मामले में सभी नागरिकों को समान समानता मिलेगी, अवसर मिलेगा, बिल्कुल बात सही है। आर्टिकल 17 क्या बोलता है कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी की ठीक है, और किसी भी रूप से इसका अभ्यास निषेध है, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही है। अनटचेबिलिटी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। और ये जो मैंने आपको आर्टिकल बताए हैं, ये जो अनुच्छेद बताए हैं, ये आपको दिमाग में होने चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये ऐसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है 14 वर्ष के कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। तो अनुच्छेद जो हमारे पास 24 है, मैंने आपको बताया कि 14 साल से छोटे बच्चे को अगर कोई भी कानूनी अपराध है, अगर कोई भी इसको या तो कारखाने में काम करवाता है या किसी दुकान में काम करवाता है तो और कोई भी खतरनाक अन्य जगह खतरनाक काम करवाता है तो ये कानूनी अपराध है। और ये जो है ये अनुच्छेद 24 इसके बारे में बात करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 22 भाग है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद है। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो ये जो हमारे पास ये जो बातें कही गई हैं, क्या ये सही है या नहीं है? ठीक है, ये तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है जी, आपको पता है कि जब हमारा संविधान बनाया गया था 22 भाग थे, अनुच्छेद कितने थे? 395 थे। और जो हमारे पास पहला संशोधन किया गया था उसमें 9वीं, और फिर जो हमारे पास 52 अमेंडमेंट किया गया था तो हमारे पास 10वीं, जो हमारे पास 73 किया गया था तो हमारे पास 11वीं, और जो हमारे पास 74th किया गया था अमेंडमेंट तब हमारे पास 12वीं सूची को जोड़ा गया, अनुसूचियों को जोड़ा गया था। तो ये जो तीनों की तीनों बातें हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से एक के तहत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत 4 भाषाओं की संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई। ठीक है, कि जो हमारे पास 8वीं अनुसूची थी उस तहत 4 भाषाओं की संख्या बढ़ाकर 22 कर दी गई। कि जो हमारे पास पहले जो लैंग्वेज हुआ करती थी उसमें जो है हमारे पास जो उनकी जो संख्या है वो 22 कर दी गई। तो ये जो संशोधन है 4 लैंग्वेज ऐड की गई थी। तो ये कब ऐड की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है, जो संविधान संशोधन किया गया था हमारे पास 92, जो 92 हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है जी, 2001 में, तो उसके जो तहत है उसमें इस लैंग्वेज को बढ़ाया गया था। और इसमें से हमारी जो अब लैंग्वेज है वो कितनी हो गई है जी? 22 हो गई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान की अनुसूचियों में कई राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान है। तो ये जो है हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है और ये भी पेपर में पूछा जा चुका था कि हमारे पास जो शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया द कंटेन द स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्रोल एंड द शेड्यूल एरिया इन द सेवरल स्टेट। कि जो हमारे पास कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे अनुसूचित क्षेत्रों पे नियंत्रण और उस पे एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में बात की गई है। तो ऐसा जो प्रावधान है वो कहाँ पे दिया गया है? तो 5वीं जो हमारे पास अनुसूची है उसमें ये बात कही गई है। इंपॉर्टेंट और ये पेपर में पूछा भी जा चुका है। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है दैट इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और यहाँ पे जो बेल आइकन बटन है उसको भी प्रेस करना नहीं भूलेंगे। ये जो आपके लिए सीरीज है ये आपको आने वाले एग्जामों में काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। धन्यवाद।